हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो सीटेट 2020 में फ्रेंड्स जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसके बारे में। फ्रेंड्स, ये हमारा ईवीएस जो पर्यावरण शिक्षण है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए इसके बारे में हम इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण के विषय में शिक्षा, पर्यावरण के द्वारा शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा, पर्यावरण विषय विशेष की शिक्षा। तो फ्रेंड्स, जो पर्यावरण का शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, वो हमारा पर्यावरण के विषय में शिक्षा, ये हमारा है फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र। पर्यावरण के द्वारा शिक्षा, ये भी हमारा पर्यावरण शिक्षा है फ्रेंड्स। और पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा, जैसे कि हम बालक को संरक्षण के बारे में बताएंगे, पौधे के बारे में बताएंगे, जल के बारे में बताएंगे कि हमको कैसे संरक्षण करना है इसका। तो ये हमारा है फ्रेंड्स, ये पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र ये भी है। लेकिन हमसे नहीं है पूछा है, तो पर्यावरण विषय विशेष की शिक्षा, जो ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, यही हमारा करेक्ट है कि ये क्या है, पर्यावरण विषय विशेष की शिक्षा हमारी पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र नहीं है। अब आते हैं हम फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण में क्या शामिल नहीं होना चाहिए। बालक के वास्तविक जीवन से जोड़ना, बालक के दैनिक जीवन की समस्याओं का प्रयोग करना, कठिन शब्दावलियों की सहज समझ प्रदान करना, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने वाली जो हमारी शिक्षण है, ये शामिल है। तो इसमें क्या नहीं शामिल है फ्रेंड्स, ये जो नहीं है, ये वाला क्वेश्चंस हमको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है फ्रेंड्स, ताकि हमारी क्वेश्चंस गलत ना हो। तो इसमें है हमारा बालक के वास्तविक जीवन से जोड़ना है। एनसीएफ 2005 में ये है कि हम जो भी शिक्षा दें, हम बालक के वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए उसे हम शिक्षा दें। और दूसरा है इसमें फ्रेंड्स कि बालक के दैनिक जीवन के समस्याओं का प्रयोग करना, तो ये भी एनसीएफ 2005 में है फ्रेंड्स। कठिन शब्दावलियों की सहज समझ प्रदान करना, जो हमारे कठिन शब्दावलियों हैं उनको जो है अच्छे से ऐसे समझाएं सहजता से, ताकि बालक को समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो वो भी है फ्रेंड्स इसमें एनसीएफ 2005 में। लेकिन जो रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने वाली है, ये फ्रेंड्स ये नहीं है एनसीएफ 2005 में। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें कठिन शब्दावली, परिभाषा, अमूर्त अवधारणा अगर आ जाए ऑप्शन में फ्रेंड्स, तो ये निगेटिव होता है, ये नहीं होता है। और फ्रेंड्स, खास तौर से यहाँ पे हतोत्साहित है, ये बिल्कुल ही नहीं होगा ऑप्शन। अगर यही प्रोत्साहन करना होता, प्रोत्साहित होता, तो पॉसिबल होता फ्रेंड्स, लेकिन ये हतोत्साहित और रटने की प्रवृत्ति ये बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पे कि मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत एक शिक्षक निम्न में से किसका शिक्षण नहीं करेगा। ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण, कर्मेंद्रियों का परीक्षण, शैक्षिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण। तो फ्रेंड्स, मारिया जो मॉन्टेसरी है ना, उनका मॉन्टेसरी विधि है ये। तो फ्रेंड्स, इस विधि में यह मारिया मॉन्टेसरी की विधि यह मानसिक रूप से किसके लिए है, तो मंद बालकों से संबंधित ये मारिया मॉन्टेसरी जो विधि है, मॉन्टेसरी विधि, ये मानसिक रूप से मंद बालकों से संबंधित है फ्रेंड्स ये। और ये ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण ये किया जाता है फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्रियों का जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां की परीक्षण, जैसे कि जो हम जिस अंग से कार्य करते हैं, हाथ पैर जो भी हमारा है, ये कर्मेंद्रियां होती हैं। शैक्षिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण फ्रेंड्स, वही जो परिवेश जिसमें लिखना पढ़ना गणितीय क्षमता का विकास करना फ्रेंड्स होता है वो। और सामाजिक परीक्षण होता है ये। तो ये इसका भी हम फ्रेंड्स इसके अंतर्गत शिक्षण का जो है हम परीक्षण करते हैं। लेकिन हम जो शैक्षिक परीक्षण होता है, इसका परीक्षण हम नहीं करेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे कि शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराने का तात्पर्य नहीं है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सहभागिता के गुणों का विकास, बहुआयामी बुद्धि पर आधारित परिभाषाओं को सिखाना।
तो फ्रेंड्स शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा और सहभागिता के गुणों का विकास, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको सहभागिता में, ग्रुप में उनके जो है गुणों का विकास करना, किसी भी चीज़ को सिखाना, बताना इकट्ठा करके बच्चों को, तो वो हुआ सहभागिता एक दूसरे के द्वारा। और बहुआयामी बुद्धि पर आधारित परिभाषाओं को सिखाना, तो फ्रेंड्स हम बताए हैं कि जो परिभाषा हुआ, अमूर्त अवधारणा हुआ, कठिन शब्दावली, ये सब चीज़ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराने का तात्पर्य बहुआयामी बुद्धि पर आधारित परिभाषाओं को सिखाना नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे कि वाद विवाद विधि से शिक्षण के क्रम में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान रखना चाहिए, जिसका कोई एक सटीक उत्तर है। संख्या के आधार पर प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, वर्गांतर जो होता है, वर्ग अंतराल दे करके उसको वर्गांतर प्रश्न के प्रश्न कहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो हमारा है, वाद विवाद विधि में से शिक्षण के क्रम में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये जिसका कोई एक सटीक उत्तर हो वो होना चाहिए फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए। संख्या के आधार पर जो प्रश्न है ये भी फ्रेंड्स होना चाहिए, लेकिन सामाजिक प्रश्न है जो फ्रेंड्स ये होना चाहिए हमारे जो है वाद विवाद विधि में, क्योंकि फ्रेंड जो बच्चा होता है ना वो समाज में ही रहता है। और एनसीएफ 2005 का भी यही कहना है कि हम शिक्षा वही दें जो कि बालक के पर्यावरण से रिलेटेड हो और जो जहाँ बच्चा रह रहा हो उससे कनेक्ट करके उससे उसी के आधार पे, उसी के बेस पे हम जो शिक्षा देंगे वो शिक्षा बहुत अच्छा होगा और बच्चे के लिए समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो उसमें जो हमारा सी है वो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स की वाद विवाद विधि में शिक्षण के क्रम में एक शिक्षक को सामाजिक प्रश्न ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 6 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा शोषण कार्य करता है। तो सांप, छिपकली, डॉल्फिन, केचुआ। तो इसमें जो फ्रेंड्स है ना, सांप, छिपकली, डॉल्फिन, ये सांप और छिपकली जो डॉल्फिन है ये फेफड़ा से सांस लेते हैं, लेकिन जो केचुआ होता है ना वह त्वचा से श्वसन का कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे कि निम्न में से किसके देखने की क्षमता मनुष्य के देखने में 4 गुना अधिक होता है। शेर, बाघ, चीता, गिद्ध, चील, बाज, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, उपरोक्त तो कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 गुना अधिक देखने की क्षमता वो कह रही है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो गिद्ध, चील, बाज जो है ना मनुष्य 4 गुना अधिक देखता है। और वहीं 6 गुना अधिक पूछे तो फ्रेंड्स शेर, बाघ और चीता हो जाएगा। तो इसमें हमसे 4 गुना अधिक देखने की क्षमता पूछा है मनुष्य से, तो हमारा गिद्ध, चील और बाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा फ्रेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि निम्न में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण नहीं है। तो इसमें है फ्रेंड्स मूली, गाजर, लहसुन, चुकंदर। तो फ्रेंड्स जो मूली है, गाजर है और लहसुन है फ्रेंड्स, तो इसका जो है मूली और गाजर और लहसुन और चुकंदर में फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जो कि लहसुन ये नहीं है पूछा है। तो हमारा जो लहसुन है उसका जड़ क्या होता है, झखड़ा जड़ होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये मूली और गाजर चुकंदर का क्या होता है, मूसला जड़ होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पे कि एपी कल्चर्स के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। तो मतलब एपी कल्चर मतलब होता है फ्रेंड जो वही मधुमक्खी पालन होता है, हम उसी को एपी कल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खियों को शहद के लिए पाला जाता है, ये भी फ्रेंड्स सत्य है। मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से मार्च का है, ये भी सही है। मधुमक्खी पालन में लकड़ी के डिब्बे और चीनी की घोल की आवश्यकता होती है। और ये है फ्रेंड्स रानी मक्खी के द्वारा अंडा दिया जाता है, तो फ्रेंड्स ये भी करेक्ट है। लेकिन जो मधुमक्खी पालन में लकड़ी के डिब्बे और चीनी की घोल की आवश्यकता होती है, जो फ्रेंड्स यही नहीं है, जो नहीं है फ्रेंड्स यही क्या है हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा असत्य कथन चुनिए। हमारा असत्य कथन के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मधुमक्खी के लिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे है ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, हमारा क्या कह रहा है कि अजवाइन का घर माना जाता है किसको? उत्तर प्रदेश को, बिहार को, हरियाणा को, पंजाब को। तो फ्रेंड्स अजवाइन का घर हमको बिहार को माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे कि बहुविकल्पीय प्रश्न निम्न में से किस में आते हैं फ्रेंड्स? मुक्त अंत वाले प्रश्न की, बद्ध अंत वाले प्रश्न की, मूल्यांकन वाले प्रश्न की, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा बद्ध अंत वाला प्रश्न होता है ये किस में आता है? बहुविकल्पीय प्रश्न आता है इसमें, बद्ध अंत वाले प्रश्न में, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार फ्रेंड्स मान लीजिए किसी बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है, तो बच्चा यही बताएगा कि मेरा ये नाम है। और फ्रेंड्स ये पूछा जाए बच्चे से कि तुम अपने बारे में बताओ, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, तो बच्चा उसको बताएगा। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार हम पूछें और वो अपना सारा कई सारा उसके साथ बताए, वो तो मुक्त अंत वाला होता है। और बद्ध अंत वाला होता है फ्रेंड्स कि वो एक ही उसका आंसर हो, तो वो बद्ध अंत वाला होता है। तो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न क्या होता है? बद्ध अंत वाले प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे यहाँ कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए, बी, के, डी। तो हमारा जो बी है ना वो जल में घुलनशील है फ्रेंड्स, क्योंकि ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है, बी और सी जल में घुलनशील है। तो फ्रेंड्स ये ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसके कारण रतौंधी रोग होता है। बी का फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये, तो ये थायमीन होता है फ्रेंड्स, बेरी रोग होता है। और फ्रेंड्स ये विटामिन की कमी से रक्त का थक्का न बनना, जिसे अगर कहीं कट जाए तो ब्लड वहाँ पे स्राव होता ही रहता है, थक्का नहीं बनता है, तो उसका थक्का का न बनना विटामिन के की वजह से होता है, उसकी कमी के कारण। और फ्रेंड्स ये जो विटामिन डी होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, ये हड्डियों के कमज़ोर करता है फ्रेंड्स। इसके कमी के विटामिन डी के कमी से हड्डियाँ क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। और फ्रेंड्स इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की जैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण है अंडे के छिलके, वाहनों के टायर, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स जैव निम्नीकरण होता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो वे जैविक उत्पाद जिसे आसानी से विघटित कर दिया जाए फ्रेंड्स, वो होता है जैव निम्नीकरण कचरे होते हैं वो। तो हमारी वाहनों के टायर होते हैं, उसको हम मिट्टी में अगर रख देते हैं और उसको ढक देते हैं मिट्टी से, तो वो जल्दी सड़ने गलने वाला चीज़ नहीं होता है। प्लास्टिक भी वही होता है, और कांच के टुकड़े भी वही होते हैं फ्रेंड, जो कि इजीली वो नष्ट नहीं होते हैं। और हमसे जैव पूछा है, मतलब कि जैविक पूछा है, ये जैविक उत्पाद जिससे कि आसानी से विघटित हो जाए, नष्ट हो जाए, तो हमारे अंडे के छिलके होते हैं, जो कि जैव निम्नीकरणीय कचरे का उदाहरण है ये। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा फ्रेंड्स? ये हमारा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे फ्रेंड्स की नाइट्रोजन स्थिरीकरण राजबियम नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, शैवाल द्वारा, ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इस साल का ये बहुत 2020 का यूपी टेट का ये उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चंस बनने का, क्योंकि फ्रेंड्स और टफ होते ही जा रहा है हमारा एग्ज़ाम। और क्वेश्चन कहाँ से बने, कैसे बने फ्रेंड्स, ये बताना जो है मुश्किल हो गया है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फ्रेंड्स क्यों, इसलिए हमको हर जगह और हर सब्जेक्ट से पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और जो भी पढ़ें फ्रेंड्स हम डीप स्टडी करें, ताकि हम आने वाले एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चंस ना छूट पाएँ, इजीली सॉल्व हो पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विषाणु द्वारा नहीं होगा, कवक के द्वारा, शैवाल, ये सभी। तो फ्रेंड्स जो कवक के द्वारा होगा ना, ये होगा फ्रेंड्स नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण राइजोबियम नामक जीवाणु होता है ना, ये फ्रेंड्स इसके द्वारा होता है, ये करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की गहन निर्वाह कृषि से तात्पर्य आवश्यकता के लिए कृषि, व्यापारिक कृषि, चलवासी चरण कृषि, या ये सभी। तो फ्रेंड्स ये जो है आवश्यकता के लिए जो कृषि होता है उसी को हम गहन निर्वाह कृषि कहते हैं फ्रेंड, जो कि हमें आवश्यकता होती है उसके लिए हम कृषि करते हैं। तो वो आवश्यकता के लिए कृषि, गहन निर्वाह कृषि, इसी से तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद, जलोद्भिद, समोद्भिद, जलोद्भिद, लवणोद्भिद क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसमें जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को हम फ्रेंड्स मरुद्भिद कहते हैं। समोद्भिद किसको कहते हैं फ्रेंड? जो सामान्य स्थल में पाए जाते हैं उसको समोद्भिद कहते हैं, और जो जल में पाए जाते हैं उसको जलोद्भिद कहते हैं, और जो दलदली में पाए जाते हैं जो पौधे उसको लवणोद्भिद कहते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तो हमारा मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को बारे में पूछा है फ्रेंड्स, तो हमारा मरुद्भिद होगा ये। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2020 जो यूपी टेट सी टेट होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे सी टेट के लिए और यूपी टेट के लिए भी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स, और हमारी चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स।